वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है सभी का ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर सागा के पार्ट 6 में। ये करंट अफेयर है किस चीज़ के लिए? यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए 2026 में, ठीक है। और इसमें हम करते हैं किस तरीके से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं इन सीरीज़ अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। हम अननेसेसरी सभी करंट अफेयर्स नहीं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, उस पर हमारी ज़ोर है क्योंकि हमें नंबर लाना है ना, कि मास्टर्स नहीं करना करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के बारे में। तो ये है क्या? ये एक वैक्सीन है। वैक्सीन पता ही होगा, कोविड के टाइम पे तो बहुत चला था, है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। इसी तरीके से ये एक वैक्सीन है किस चीज़ के लिए? मलेरिया के लिए, ठीक है। अब ये क्यों इतना न्यूज़ में ट्रेंड हुआ? इसलिए ट्रेंड हुआ क्योंकि ये काफ़ी चीप है। कितने? $3। आप ये मान के चलो लगभग ₹250 की वैक्सीन है ये, ठीक है। और ये बेसिकली अवेलेबल करवाया गया अफ्रीकन रीजन में। इंडिया में क्यों नहीं, उस पे मैं आता हूँ। पहले ये समझिए, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को, और इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़िम्मेदारी उठाई किसने? यूनिसेफ में, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चिल्ड्रंस फंड से रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। और गवई नाम की ये एक दोनों एक फर्म है, ठीक है, एनजीओ की तरह काम करते हैं इंटरनेशनल। इन दोनों ने जिम्मेदारी उठाई कि ये जो $3 तक की जो है इसको फ्री में करके अफ्रीकन रीजन में R21 मलेरिया वैक्सीन को प्रोवाइड किया जा सके सभी को, क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है मलेरिया से रिलेटेड। अब बात आते हैं कि इंडिया में क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इंडिया में पहले ही हमारे पास अच्छे अच्छे वैक्सीन अवेलेबल हैं R21 से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव। कौन से हैं वो? जैसे RTS है, ठीक है, उसके बाद AS01 है, और Q9। देखो Q9 जो है ये तो बहुत पॉपुलर है। ये आपको SSC भी एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछता है इसके बारे में कि कौन सी इनमें से ऑप्शन दे देता है कि कौन सी मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है। तो Q9 है। अब ये वैक्सीन थोड़ी महंगी है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इंडिया ने बहुत पहले डेवलप कर लिया था, और इंडिया ने ये डिसाइड भी कर लिया कि जल्दी से जल्दी इंडिया क्या करेगा, 2030 तक एक प्रोग्राम बनाया कि वो मलेरिया को एलिमिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब इसकी केसेस भी इंडिया में बहुत तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। अब बात हो रही है अफ्रीकन रीजन की। हमें R21 जो वैक्सीन है इसको इतने मतलब इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि इसको डेवलप ही हमने किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे वाला, जिन्होंने कोविशील्ड बनाया था, उन्होंने ही R21 वैक्सीन को बनाया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, ठीक है। चलिए थोड़ा और कुछ जानते हैं इसके बारे में, कि जैसे कि जो मलेरिया है वो फैलता है आपका एनोफेलीज मस्किटो से, जबकि डेंगू फैलता है आपका एडीज़ मॉस्किटो से, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये तो मैंने बता दिया 2030 तक हमें इरेडिकेट करना है किसको? मलेरिया को। और हमने 2014 में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था। और जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसे 1985 में शुरू किया गया था। एक्चुअली में ये सभी को, ठीक है, अर्ली जो स्टेजेस में बच्चे होते हैं या वुमेंस होता है, उन सभी को इम्यून प्रोवाइड करवाना। इम्यून कैसे? वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। यही हमने शुरुआत 1985 में। और जो 2 बूंद ड्रॉप जीवन के ऐसे कुछ मुहिम नहीं चली थी, कब? ये 2014 के टाइम पे, जिसमें अमिताभ बच्चन ऐड करता था, ठीक है। अब वो उसको क्या कहा गया था? मिशन इंद्रधनुष। इसमें बच्चों और वुमेन को वैक्सीन दी जाती थी, ठीक है, 2 बूंद ज़िंदगी के, इस तरीके से, ठीक है। और अमिताभ बच्चन से याद आया, अभी इंस्टा पे देख रहे हो क्या ट्रेंड चल रहा है? RIP अमिताभ बच्चन, रेस्ट इन पलंग, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो कि कोहराम मचा के रखा हुआ था, है ना, जब ये आज़ादी के टाइम पे बहुत ही बुरी तरीके से ये स्प्रेड हुआ था और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसने तो 1/3, एक तो प्लेग भी फैला था, वो उसने 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म कर दी थी यूरोप की। तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया था 1977 में, बाय किसके वैक्सीन के थ्रू? तो एडवर्ड जेनर के, ठीक है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। मेन जो है आपको, ये जो आर्टिकल आया है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और ये वैक्सीन का नाम भी तो R21 मैट्रिक्स, ठीक। चलिए अब आते हैं थोड़ा, है ना, डिफेंस पे आते हैं। INS माहे क्या है ये? ठीक है, माहे से माही याद करो, MS धोनी, है ना। तो ये हमने डेवलप किया है, हमारी इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। क्या है ये INS माहे? तो ये है इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। यानी ये एक तरीके, इस तरीके से दिखता है, जो घूमता रहता है ना, खतरनाक, है ना, दूत, यमदूत की तरह। और
जब भी अगर कोई भी सबमरीन नज़र आता है उसको, ठीक है, उसको वो उड़ा देता है। सबमरीन क्या होता है, पानी में छुप के जो अटैक करते हैं ना उसे सबमरीन कहते हैं, तो उसको उड़ा देता है। लेकिन ये डीप सबमरीन के लिए नहीं है, ये जो शैलो वाटर के लिए है, ठीक है। शैलो वाटर सबमरीन को उड़ाता है, यानी जो ज़्यादा डीप वाटर में छुपा होगा उसके लिए तो नहीं बना। ऊपर ऊपर जो तैर रहा होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे मुँह बाहर के, ऐसे नहीं पानी नहीं होता, थोड़ा मुँह बाहर करके ऐसे निकाला हुआ होता है, उसको उड़ाने में बहुत सक्षम है ये। तो हमने बनाई INS माहे, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी सबमरीन है वॉरफेयर से लिए, इसे ASW कहते हैं। लॉन्च हुआ था 2025 में, ठीक है। अब ये ऑपरेशनल हो चुका है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट हंटर, बिल्कुल शांति से जाता है और शांति से उड़ा देता है, ठीक है। उसके बाद शैलो वाटर में है और ये इंडिजिनस है, हमने खुद बनाया है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए चलिए, तो थोड़ा वैल्यू एडिड करते हैं। वैल्यू एडिड इस तरीके से कि फर्स्ट जो हमारा ASW था, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, उसका नाम क्या था, INS अर्नाला, ठीक है। INS तो पता ही होगा, इंडियन नेवल शिप होती है जो डिफेंड करती है हमें समुद्र में, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट INS एयरक्राफ्ट कैरियर था वो INS विक्रांत था। अब ये क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये होता है, देखो जनरली एक शिप्स होती हैं जो लड़ती हैं, ये शिप होती है ना, ये हमारी साइलेंट हंटर है। INS जो ये होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ये एक्चुअल में चलता फिरता एक मिलिट्री बेस कह सकते हो आप। इस तरीके से देखो, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जिसमें जहाज होते हैं बहुत सारे, ठीक है, टैंक्स होते हैं यहाँ पर अंदर, बहुत मतलब अपने आप में ना बहुत सारा मतलब मटेरियल्स लेकर चलता है ये, अपने आर्मी का, ठीक है, एयरफोर्स का, ठीक है, नेवी का, ये सारे सारे ना हथियार लेकर चलता है ये। और इसमें किसी किसी में तो न्यूक्लियर वो भी लगा हुआ होता है हथियार, ठीक है, यहाँ से हम अटैक करेंगे। तो ये एक तरीके बेस होता है ये, ठीक है, इसी को कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो हैं टोटल अभी, कौन कौन से ऑपरेशनल, कौन कौन से, INS विक्रांत सबसे पहले यही था, दूसरा INS विक्रमादित्य, ठीक है। और थर्ड बिल्कुल ऑपरेशनल होने वाला है, कौन सा है, INS विशाल, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लुपिक्स मिशन क्या होता है, चंद्रयान 5 कहते हैं इसको, तो समझ लेते हैं। चंद्रयान अपने फर्स्ट मिशन लॉन्च हुआ था, चंद्रयान मिशन फर्स्ट, वो चांद पे गया और उसने ढूंढा क्या, पानी पानी पानी, हाँ ठीक है, पानी ढूंढा। फिर उसका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ जिसका था कि वहाँ पर वो लैंड करेगा, ठीक है, लैंड करके देखो ये लैंड नहीं किया था, ये ऑर्बिट किया था और उसने ढूंढा था, ग्लेशियर्स को ढूंढा था, लेकिन ये प्रॉपर लैंड करेगा, ये हमारा मिशन था 2 जो कि फेल हो गया था। फिर हमने क्या, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और इस बार हम क्या थे, बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गए थे कि कौन सा दिन था वो, 22 या 23 सितंबर का दिन था, है ना, जब हमारा चंद्रयान रोबोट जो प्रज्ञान है, ठीक है, ये सब वहाँ पर पहुँचे, साउथ पोल पे पहुँचे थे हम, फर्स्ट कंट्री थे पहुँचने वाले, और वहाँ पर उसने बहुत सारे मिनरल्स की खोज की, वो सब चीज़ें थी, ठीक है। अब जो फोर्थ आएगा 2027 वाला, ठीक है, चंद्रयान, वो क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा मून पे, साउथ पोल पे ही जाएगा, वहाँ की मिनरल्स को उठाएगा और वापस अर्थ पे आएगा। ये है मिशन, ठीक है, ये मिशन है। और चंद्रयान 5 जो है जिसे लुपेक्स मिशन कहते हैं, ये क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा, काफ़ी दिन तक रहेगा वहाँ पर, वाटर को, ग्लेशियर्स को, सबको ढूंढेगा और वहाँ पर रेगोलिथ वापस वहाँ से लाएगा, मतलब ज़्यादा का ज़्यादा मिनरल्स को वहाँ से उठा के लाएगा, मतलब एज अ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो थोड़ा एडवांस वर्जन है फोर्थ का। और जो हम जो शुरुआती 1, 2, 3 और 4 है, ये चारों के चारों इंडिजिनस है, यानी इंडिया ही इसको कंडक्ट करेगा। और फिफ्थ जो है ये जापान के साथ करने वाला है। तो चलो हम ज़रा देखते हैं। तो वही समझ आया कि चंद्रयान 5 क्या है, लुपेक्स मिशन है जो जापान के साथ हम करने वाले हैं, ठीक है। ये रेगुलेट जाएगा, कोलैबोरेटिव है बिटवीन जापान, रेगुलेट वापस लाने वाले हैं, और वहाँ पर क्या है, और भी वाटर डिटेक्शन का काम है, ग्लेशियर एक्सप्लोरेशन का काम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, साउथ पोल पे उतरना है हमें, ठीक। उसके बाद अब इसमें ये पूछता है आपको से कि कौन सा लॉन्चर है, क्या है, रोबोट, ये सब चीज़, ठीक है। तो लॉन्चर जो है वो है H3 है, ठीक है, ये जापान डेवलप करके दे रहा है, ठीक है। दोनों कोलैबोरेटिव है ना, तो कुछ चीज़ें जापान दे रहा है, कुछ इंडिया दे रहा है। तो हमारा जो इसरो है वो लैंडर दे रहा है, ठीक है, वो दे रहा है क्या, ये एक्चुअली में ये जिससे हम जाएगा, ठीक है, शटल, वो दे रहा है H3 जापान, और हम लैंडर दे रहे हैं, जो हमारा उतरेगा वो हमारा होगा, ठीक है। और मेन तो एक्चुअली हमारा ही है, ठीक। वो उतरने के बाद हमसे जो निकलेगा, घूमेगा इधर उधर, है ना, तो वो रोबोट किसका होगा, रोवर किसका होगा, वो जापान का होगा, MH1, ठीक है, MH1। और H3 शटल है, वहाँ पर ऊपर जो स्पेस के बाहर हमें छोड़ देगा, ठीक है। और जो MH1 है वो रोवर है, और लैंडर होगा हमारा, ठीक है। चलिए, अभी तक नाम डिसाइड नहीं है लैंडर का, तो देख लेना है। तो इंडिया
जापान का कोलैबोरेशन, ये सब मैंने बता दिया। और ये एक मिशन है इंडिया का कि इसके बाद जो चंद्रयान 5 के बाद सीधा हम नेक्स्ट मिशन चंद्रयान के लिए रखेंगे। चंद्रयान में 2040 तक ह्यूमंस को अपने देशवासियों को, ठीक है, किसी एस्ट्रोनॉट को इंडिया से इंडिजिनसली कहाँ पहुँचाना है, चांद के सरफेस पे पहुँचाना है, ठीक है। तो हम मैन मिशन करने वाले हैं चांद पे। अभी याद हो गगनयान करने वाले हैं हम रिसेंटली, तो वहाँ पर हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। फर्स्ट टाइम होने वाला है ये सब, ठीक है। तो उस पर ज़रा ध्यान रखें। और ये न जेक्सा कहते हैं, ठीक है, जापान के जो स्पेस एजेंसी को तो जेक्सा कहते हैं। ओके, चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है, वर्डिक्ट आया है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज पे। ये इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे, आर्टिकल के बेसिस पे है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। देखो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ठीक है, मतलब दुनिया जहान के इतने सारे केस पेंडिंग है, लेकिन इस चीज़ पे उसने पूरा ध्यान दिया कि जो शब्द यूज़ होते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जो होते हैं, वो चेंज किया जाए, ठीक है। चेंज कैसे किया जाए, अब कोई चौकीदार नहीं बुलाएगा चौकीदार को कूली नहीं बुलाएगा, ठीक है, धोबी को धोबी नहीं बुलाया जाएगा उसको, ठीक है, ब्रिटिश तरीके से अच्छे से नाम लेकर बुलाया जाएगा। देखो बात ठीक ही है, मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट होती है, वो बात ठीक है, लेकिन ये भी बात ठीक है यार, आप जो बड़े मैटर्स हैं आप उसको सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये भी मैटर्स ज़रूरी हैं, लेकिन अब इतना भी मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से इसी पे आप सेशंस लेते रहो, क्योंकि इस पे अगर आपने सुना हो अगर न्यूज़ में, तो इसमें काफ़ी सेशंस लगे इस चीज़ को, है ना, कंडक्ट, मतलब काफ़ी सुनवाई हुई इस बात पे, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नाम जल्दी से जल्दी चेंज करो। क्या रखो कि, है ना, असिस्टेंट सैनिटेशन हो गया, उसके बाद आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया जो मदद करने वाला हो गया, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, नॉलेज असिस्टेंट, तो ये इस तरीके से बुलाओ। अब मैंने एक रील देखी थी, मुझे बहुत बेकार लगा था, मतलब जिसमें जो जज हैं वो बैठे हुए हैं, अब वो एक वकील है, अब वो अपनी बात रख रहा है, बात रखते रखते अब पीछे एक बेचारा थोड़ा सा उसने क्या पानी क्या पी लिया, मतलब वो ट्रेनी वकील था, तो जज ने सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, कैसे एक ब्रिटिश रूल्स कौन से होते हैं, कभी तुमने पढ़ा नहीं है, तो क्या ज़रूरत है भाई, वो पानी तो पी लिया उसने। तो वो जो हम ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो हमारा कभी छूटेगा नहीं। तो ये बस देख लेना कि जो हम नाम लेते थे ये सब किसका उल्लंघन है, आर्टिकल 15, 14 और 17 का उल्लंघन है। कूली कहाँ से यार, कूली तो यार नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, उसका आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सब चीज़ इक्वल रहेगी, ठीक है, लॉ से भी पहले इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और 17 क्या कहता है, किसी भी प्रकार का, ठीक है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। चलिए थोड़ा वैल्यू एडिट कर लेते हैं। जैसे कि अभी के चीफ जस्टिस कौन है, 53rd चीफ जस्टिस सूर्यकांत है, इससे पहले गवाई थे, उससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, ठीक है। टोटल जो सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग है उसमें मेंबर्स कितने ये पूछ लेता है आपसे, 34 है पॉलिटी में, ठीक है, 34 है, जिसमें से 33 जज है एक सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, CJI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कानिया थे, ठीक, कानिया, ठीक है, कानिया जी थे, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे YV चंद्रचूड़, इन्हीं के बेटे थे DY चंद्रचूड़। सो देख रहे हो नेपोटिज्म कैसे फैला जा रहा है। मैंने आपको जो वी वांट NJAC के वाले आर्टिकल में पढ़ाया था UPSC के करंट अफेयर्स में, ये परसों ही पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से जो नेपोटिज्म चल रहा है हमारे उसमें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस फातिमा थी, ठीक है, फातिमा बीवी कहते हैं इनको, मतलब नाम था उनका, ठीक। तो इसी के साथ आज का होता है आर्टिकल सारा कंप्लीट। तो अगर आप SSC के लिए आर्टिकल करना चाहते हो तो आप एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा कर सकते हो। इसमें हम डीप नहीं, इसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको उठाते हैं, और ठीक है, रेलवे और SSC के लिए, ठीक है, उसको हम कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।